गाइस जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोगों ने स्ट्रिंग्स को देखा, स्ट्रिंग फंक्शंस को देखा। आज हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि स्कोपिंग को देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम जाएंगे इफ एल्स कंडीशनल की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को स्कोपिंग समझाना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि यहाँ पर अपनी जो प्लेलिस्ट है इसको खोल लेता हूँ और आप लोग इसको ज़रूर एक्सेस कर लेना या क्लिक करके बुकमार्क कर लेना और यहाँ पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये जो प्लेलिस्ट है ये दे दी है, आप लोग इसको एक्सेस कर लेना और लाइक कर देना इस वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं करा है तो। अब यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पर मैं एक नई फाइल बनाऊंगा, ठीक है, ट्यूट 51.html, ठीक है। और एमएड से मैं क्या करूँगा, बॉयलर प्लेट ले आऊँगा। यहाँ पर बॉयलर प्लेट लाने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं आराम से यहाँ पर सबसे पहले टाइटल लिख देता हूँ स्कोप और उसके बाद एंड कंडीशनल्स लिख देता हूँ। तो हम लोग सबसे पहले स्कोप देखेंगे फिर कंडीशनल्स को देखेंगे। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बहुत ही सिंपल सा लेआउट बना देता हूँ। डिव के अंदर एक यूएल रखता हूँ, यूएल के अंदर एलआई रखता हूँ, एलआई के अंदर कंटेंट रखता हूँ item1 और आइटम डॉलर और इसके बाद मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 7 से, ठीक है। आई थिंक ये एक अच्छा हमारा एक बेसिक लेआउट पेज है। यहाँ पर मैंने सिंपली ये रखा है और आप CSS लगाकर इसको डेकोरेट कर लेना। CSS हमने देखी है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर मुद्दा अभी ये है इस वीडियो का कि मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, मान लो मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग 1 नाम से बनाता हूँ ताकि मैं और भी स्ट्रिंग्स बना सकूँ। और मैं दिस इज़ अ स्ट्रिंग यहाँ पर लिख देता हूँ। और अगर मैंने ये स्ट्रिंग बनाई और console.log string1 लिखा तो नो सरप्राइजेस कि आप लोगों को कंसोल में देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, string1 देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो भी वैल्यू है string1 की, दिस इज अ स्ट्रिंग देखने को आपको मिलेगा। अब यहाँ पर अगर मैं इस वैल्यू को अपडेट कर दूँ, मैं यहाँ पर इस वैल्यू को अपडेट कर दूँ तो ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी। और मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, दिस इज अ string2 कर सकता हूँ इस तरह से। और जैसे मैंने ये किया मुझे दिस इज स्ट्रिंग 2 दिखाई दिया। तो आप लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि जो वैर है वो मैंने रीडिक्लेयर कर दिया और यहाँ पर ये रीडिक्लेयर हो गया। तो अगर मान लो मैं अपना कोई प्रोग्राम लिख रहा हूँ जावास्क्रिप्ट का बड़ा सा और मैंने वहाँ पर एक वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल में मैंने कोई वैल्यू दी और उस वैल्यू को मैंने वापस से रीडिक्लेयर किया, तो सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है मेरे पास ये है कि हो सकता है मैं भूल जाऊं कि मैंने पहले डिक्लेयर किया वेरिएबल। अब जैसे अगर आप लोग C++, जावा इन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से आ रहे हैं तो आप लोगों को मालूम होगा कि अगर आप लोगों ने int i लिखा और दोबारा आप int i लिखते हैं तो आपको अलाउ नहीं करता है। खैर वो बातें अभी छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप ये काम पर्पसफुली नहीं करना चाहते थे, मान लो string1 आपने एक वेरिएबल चुन लिया था पहले और एक नया वेरिएबल आप चुनना चाहते थे और गलती से string1 फिर से चुन बैठे आप, तब आपके प्रोग्राम में काफ़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये जो वैर होता है इसका स्कोप ग्लोबल होता है। अगर आप लोगों ने बाहर लिखा, अगर आप लोग एक फंक्शन के अंदर लिखते हैं, फंक्शन क्या होता है ये हम बहुत जल्दी देखेंगे, लेकिन अगर आप एक फंक्शन के अंदर लिखते हैं वैर को तो क्या होता है, उसका स्कोप उस फंक्शन के अंदर ही रहता है। हमारे पास वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का एक नया तरीका होता है जिसको लेट बोलते हैं और लेट का जो स्कोप होता है वो ब्लॉक लेवल स्कोप होता है। यानी कि अगर मैंने कोई भी इफ़ लगाया, एल्स लगाया या फिर मैंने कुछ भी एक नया ब्लॉक लगाया, ब्लॉक का मतलब होता है, मैं यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल बना देता हूँ, a = u कर दिया मैंने, जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन तब भी अगर मैंने इस तरह का कोई ब्लॉक बनाया, एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक है, अगर मैंने ये ब्लॉक बनाया इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया तो उस ब्लॉक के अंदर ही इसका स्कोप रहता है। यानी कि जैसे इस ब्लॉक से आप लोग बाहर आएंगे ये जो वेरिएबल है इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये जो हमारा लेट होता है उसको एक बेटर ऑल्टरनेटिव माना जाता है और आप लोग लेट ही इस्तेमाल करें अभी से। वैर हम लोग अब बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेट ही इस्तेमाल करेंगे। और टाइम के साथ साथ आप लोगों को लेट के बारे में और बताऊंगा क्योंकि अभी तक हमने फंक्शंस नहीं देखे हैं, अभी तक हमने इफ एल्स कंडीशनल्स नहीं देखे हैं। बस इतना समझ लो स्कोप होता है इसका ब्लॉक लेवल का। और यहाँ पर आप लोग अगर इसको वापस से रन करते हैं, a मान लो u6 करते हैं तो आप लोगों को एक एरर मिलेगा, वो बोलेगा आइडेंटिफायर a हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। तो अगर आप एक वेरिएबल को दो बार डिक्लेयर करते हो तब आप लोगों को वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इस ब्लॉक में वापस से डिक्लेयर करूँ इसको तो एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये लेट जो है ये ग्लोबल ए है हमारा, जो मैंने वेरिएबल ए डिक्लेयर किया है, और ये जो ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया है दूसरा, उसका स्कोप सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर, यानी कि इस ब्लॉक से बाहर इस वाले ए को कोई नहीं जानता। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। अगर मैंने अभी console.log a किया तो u6 आएगा, देखना u6 आया।
लेकिन अगर मैं इस ब्लॉक से बाहर इस कंसोल डॉट ए को प्रिंट करूं तब क्या होगा, तब मुझे यू प्रिंट होके मिलेगा। देखो आप लोग देख सकते हो यू प्रिंट होके मिला। तो एक ब्लॉक के अंदर सेम नाम से आप वेरिएबल बना सकते हैं और उसका स्कोप सिर्फ वहीं तक रहेगा जहाँ तक वो ब्लॉक है। अब ये ब्लॉक एक इफ़ के अंदर हो सकता है, ये ब्लॉक एक फंक्शन ब्लॉक हो सकता है, ये ब्लॉक सिर्फ इस तरह का ब्लॉक हो सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को वैर और लेट में डिफरेंस समझ में आ गया, और अगर क्लियरली नहीं भी आया है ना तो आने वाले टाइम में आ जाएगा। बस आप लोग अभी ये समझ लो कि वैर ना यूज़ करके लेट यूज़ करना है। चाहे ग्लोबल वेरिएबल बना रहे हो, चाहे फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बना रहे हो, चाहे इफ एल्स के अंदर वेरिएबल बना रहे हो, कैसा भी वेरिएबल बना रहे हो, आपको लेट ही इस्तेमाल करना है, वैर इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो वैर के साथ आप ब्रेकअप कर लो सब लोग, मैंने तो कर लिया है, आप भी कर लो ब्रेकअप, और लेट के साथ एक नया रिश्ता जोड़ लो, नई रिलेशनशिप में आ जाओ, ठीक है। कंट्रोल एस किया मैंने, और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट को देखेंगे, ठीक है। कॉन्स्ट मतलब कॉन्स्टेंट, कॉन्स्ट का मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत भी अंग्रेजी आती है तो आप लोगों को मालूम होगा कि कांस्टेंट का मतलब होता है वो चीज़ जो चेंज नहीं की जा सकती, कांस्टेंट, वैसे के वैसे ही है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू दिस कैन नॉट बी चेंज्ड। मैंने लिखा कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू दिस कैन नॉट बी चेंज्ड, और आलसी होने के कारण मैं इस कॉन्स्ट कंसोल डॉट लॉग को वापस लाकर और प्रिंट करूंगा, और यहाँ पर दिस कैन नॉट बी चेंज प्रिंट हो जाएगा मेरा, जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर दिस कैन नॉट बी चेंज प्रिंट हो गया। और दिस कैन नॉट बी चेंज प्रिंट होने के साथ साथ अगर मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूँ, मान लो ए इज इक्वल टू वाई आई वॉन्ट टू चेंज दिस, कंट्रोल एस टू सेव, और यहाँ पर मुझे एरर मिलेगा, वो बोलेगा कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकते भाई। किसी को चेंज कर लो, आप अपना सोने का टाइम चेंज कर लो, आप अपना खाने का तरीका चेंज कर लो, लेकिन कॉन्स्ट को चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक नियम है, कॉन्स्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। अब जो मन चाहे चेंज कर लो, अपनी गर्लफ्रेंड चेंज कर लो, कोई भी चेंज कर लो, किसी भी चीज़ को कैसे भी कर लो, कॉन्स्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। याद रखना, लेट को कर सकते हो, वैर को कर सकते हो, अपने पड़ोसी को चेंज कर सकते हो, लेकिन कॉन्स्ट को नहीं कर सकते, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और लेट, वैर और कॉन्स्ट, अब हम लेट यूज़ करेंगे, वैर को डिच कर दिया है हमने, और कॉन्स्ट हम लोग वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर हमें लगता है कि ये हमारे पूरे प्रोग्राम भर में चेंज नहीं होने वाली है वैल्यू। सो आई होप कि ये जो प्रोग्राम भर में मैंने आप लोगों को बताई बात, वैल्यू चेंज ना होने वाली, वो समझ में आई होगी आप लोगों को। कॉन्स्ट तब यूज़ किया जाता है जब एक्सीडेंटली आपको लगता है कि आप वेरिएबल को चेंज कर बैठ सकते हैं। और लेट कब आप यूज़ करते हैं, लेट तब यूज़ करते हैं जब आपको मालूम है कि आने वाले टाइम में आपको वेरिएबल को चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तब लेट यूज़ करते हैं। तो ये है हमारा लेट और कॉन्स्ट और वार। आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब हम चलेंगे कंडीशनल्स की तरफ मूव करेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि कंडीशनल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, अभी सबसे पहले ये जो मैंने लिखा हुआ है सब कुछ, इसको मैं कमेंट कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाना है और मैं वैर नहीं लेट यूज़ करूँगा, ठीक है। लेट ए इज इक्वल टू 34, और इसको एज कर देता हूँ। कभी भी वेरिएबल्स जो हैं ऐसे मत बनाना, ए बी सी डी ई एफ जी एच वाले, उनका नाम होना चाहिए, पता होना चाहिए कि वो प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं। और अगर पता रहेगा कि वो प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं तो डीबगिंग वगैरह बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी फंक्शन का नाम रखो या वेरिएबल का नाम रखो, किसी भी चीज़ का, किसी इंसान का भी नाम रखो, तो पता होना चाहिए कि क्या है। ABCD किसी का नाम नहीं रखना, ठीक है। अगर आपके मम्मी पापा आपका नाम ABCD रखते तो कैसा लगता, बुरा लगता ना आपको। उसी तरह आप भी वेरिएबल का नाम ABCD मत रखो, ठीक है। एक अच्छा नाम दो उनको ताकि उनको भी अच्छा लगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इफ़ एज इज ग्रेटर देन 18, तो यहाँ पर क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग यू कैन ड्रिंक वॉट, वाटर, ठीक है। आप पानी पी सकते हैं अगर आप 18 साल से ज़्यादा के हैं तो, ठीक है। और अगर आप नहीं है 18 साल से ज़्यादा तो यू कैन ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। इस बात का कोई मतलब नहीं है, लेकिन तब भी देखते हैं इसका क्या प्रिंट होगा। अब देखो हमने यहाँ पर क्या, ये इफ़ एल्स को देखा, और इफ़ एल्स में क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा कि अगर एज ग्रेटर देन 18 है तब प्रिंट कर दो यू कैन ड्रिंक वाटर, वरना प्रिंट कर दो यू कैन ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि एज 18 से बड़ी है तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा यू कैन ड्रिंक वाटर। तो चलो देखते हैं कि क्या प्रिंट हुआ, यू कैन ड्रिंक वाटर। जी हाँ, बिल्कुल प्रिंट हो गया यू कैन ड्रिंक वाटर, ठीक है। अब अगर इसी एज को मैं 4 कर देता
तो यू कैन ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक प्रिंट होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो इफ़ है ये गलत हो जाता, तब वो सीधा एल्स के अंदर जाता। तो इफ़ एल्स कंडीशंस में क्या होता है कि कंडीशन चेकिंग कराई जाती है। इफ़ के अंदर जो भी कंडीशन मैंने डाली है वो चेक होगी, अगर सच है तो अंदर जाएगा, अगर झूठ है तो एल्स में जाएगा। एज सिंपल एज दैट। कभी कभी क्या होता है कि आप मल्टीपल कंडीशंस चेक करवाना चाहते हो और तब आप यूज़ कर सकते हो एल्स इफ। एज इज 2, तो अगर आप एल्स इफ के अंदर एक और कंडीशन लिखो, एज इक्वल टू 2, और डबल इक्वल टू यूज़ किया जाता है कंपैरिजन ऑपरेटर के तौर पर। सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट होता है, यानी कि अगर आपने एज इक्वल्स टू 2 लिखा तो एज के अंदर 2 वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों ने एज इक्वल टू 2 लिखा तो इसका मतलब होगा कि क्या एज 2 के बराबर है। अगर है तो वो ट्रू साबित होगी, ये जो वैल्यू है वो ट्रू में वैल्यूएट होगी, वरना तो फॉल्स में ही होगी ना वैल्यूएट। तो यहाँ पर सेव किया, अगर एज की वैल्यू 2 है तो क्या प्रिंट होगा? सबसे पहले इसको चेक किया जाएगा, क्या एज 18 से बड़ी है। अगर है बड़ी तो इस सब को भूल जाएगा वो, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। उसके बाद दूसरी कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये वैल्यूएट हो गई ट्रू तब नीचे का सारा मामला भूल जाएगा। एल्स इफ तभी लिखा है यहाँ पर मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर एज इज इक्वल टू 2 है तो कंसोल डॉट लॉग एज इज 2 आ जाएगा लिखकर, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एज इज 2 लिखकर आ चुका है। तो ये तो हमारा इफ एल्स। कितने भी इफ एल्स हो सकते हैं। अगर यहाँ पर एज इज इक्वल टू 5 होता तो ये सारी कंडीशंस को ऊपर से चेक करता हुआ था, जहाँ पर मैच मिला वहाँ पर ये आराम से इसको प्रिंट कर देता। तो एज इज 5 यहाँ प्रिंट कर देता हूँ, और अगर मैं एज की वैल्यू में 5 डाल दूँ तब आप लोग देखो यहाँ पर क्या हुआ, एज इज 5 आ गया। तो इसने इस चीज़ को कैसे एग्जीक्यूट किया, यहाँ से स्टार्ट किया इसने 1 2 3, जहाँ पर मैच मिला इसको, यहाँ पर मैच मिल गया तो इसने बात के मामले को छोड़ दिया। इसने कहा अब मैं चेक नहीं कर रहा, अब यहाँ पर मुझे मैच मिल चुका है, मैं यहाँ पर ये जो कंडीशन है ट्रू हो चुकी है वैल्यूएट, तो नीचे का जो एल्सिफ है वो इवैल्यूएट मैं नहीं कर रहा, ठीक है। इसे कहते हैं इफ़ एल्स कंडीशनल्स, इफ़ एल्स लैडर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारी इफ़ एल्स लैडर है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इफ़ एल्स कंडीशनल्स के साथ साथ स्विच के स्टेटमेंट्स भी देखेंगे। अब ये इफ़ एल्स कंडीशनल्स यूज़ कहाँ पर कराए जाते हैं? कभी कभी क्या होता है कि आपका यूज़र इनपुट करेगा फॉर्म के अंदर, हो सकता है कि आपका यूज़र मेरी तरह हो जो कि कभी कभी गलती करके अपना जो फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी ये सब चीज़ें गलत डाल दे, और ऐसा डाल दे कभी कभी जो कि वैलिड ही नहीं है। तो आप लोग फॉर्म वैलिडेशन वगैरह करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं इस इफ़ एल्स कंडीशनल्स को कि भाई अगर @ नहीं है ईमेल के अंदर तो आप क्या करें, तब आप लोग @ अगर नहीं है तो फिर आप अलाउ नहीं करेंगे यूज़र को सबमिट करना फॉर्म, क्योंकि फॉर्म सबमिट तभी करेगा यूज़र जब जो वैल्यूज़ डाली हैं वो वैलिड है। अगर फ़ोन नंबर में किसी ने नाम लिख दिया अपना, या फ़ोन नंबर के अंदर किसी ने पिताजी का नाम लिख दिया, तो वो एक मिस्टेक है, तो आप लोगों को उसको फ्लैग करना पड़ेगा। और एक कंप्यूटर इज़ स्मार्ट इनफ कि वो बता दे कि फ़ोन नंबर में कोई नाम नहीं आ सकता, ठीक है, उसमें सिर्फ नंबर आ सकते हैं 10 डिजिट के। वो भी ये सारे जो चेक्स हैं वो आप लगा सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। कैसे करेंगे आगे देखेंगे, हम लोग आगे बिल्कुल देखेंगे, लेकिन अभी आज के इस वीडियो का मुद्दा यही था, इफ़ एल्स कंडीशनल्स। एक चीज़ और देखेंगे अभी आगे बढ़ते हुए हम, जिसको कहते हैं स्विच केस स्टेटमेंट्स। और स्विच केस स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? बिल्कुल यही चीज़ होती है, इसी का एक दूसरा रूप होता है बस, ठीक है। और जानना ज़रूरी है, मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यू नो व्हाट, अगर आप लोगों को कहीं पे कोड मिल जाए जिसमें लिखे हुए हैं इस तरह की चीज़ें, कॉन्स्ट लिखा हुआ है, स्विच केस लिखा हुआ है, तब आप बोलोगे कि यार हैरी भाई ने बताया नहीं स्विच केस स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो मैं वो नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बताऊँ। तो चलो चलते हैं और जल्दी से स्विच केस स्टेटमेंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। मान लो कॉन्स्ट क्या बनाऊँ वेरिएबल का नाम, कप्स इज इक्वल टू 45 है, ठीक है। मान लो 45 चाय चाहिए आपको, 45 कप ऑफ टी। जैसे आप स्विच लिखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो स्निपेट आ गया, स्विच लिखा तो एक स्निपेट आ गया। देखो उसको मैं जैसे ही, ये पहला वाला जो हमारा स्विच कीवर्ड है वो ऑटो कंप्लीट दिखा रहा है, लेकिन दूसरा वाला जो है उसको यूज़ करो। देखो यहाँ पर इसने बाय डिफ़ॉल्ट एक कोड जनरेट किया, ये कह रहा है कि कौन से वेरिएबल को आप चेक करना चाहते हो। तो मैं कप्स को करना चाहता हूँ। कौन सी वैल्यू के लिए करना चाहते हो? 4 के लिए करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा console.log और the value of cups is 4, ठीक है। और इसके बाद एक ब्रेक लगाते हैं, और ये ब्रेक क्यों लगाते हैं हम लोग देखेंगे। और अभी के लिए क्या करूँगा, मैं इन वैल्यूज़ को रेप्लिकेट करूँगा, और यहाँ पर आप लोग देखो
मैं 41 के लिए रन करता हूँ, एक 42 के लिए करता हूँ, एक 43 के लिए करता हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इन्हीं वैल्यूज़ के लिए करें, आप अलग अलग वैल्यूज़ के लिए भी कर सकते हैं। मान लो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे के लिए आप रन करना चाहते हैं और आपका ये जो वेरिएबल है जो कि स्विच के अंदर डाला गया है वो एक स्ट्रिंग भी हो सकता है। यहाँ पर मेरे केस में वो एक इंटीजर है, लेकिन आपके केस में वो एक स्ट्रिंग भी हो सकता है। जैसे ही मैंने केस 4 के लिए इसको रन किया, मैं अपने console.log में यहाँ पर 4 लिखूंगा, और जैसे ही मैंने 41 के लिए किया, मैं यहाँ पर 41, 42, 43 और डिफ़ॉल्ट में मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, लिख दूंगा कि द वैल्यू ऑफ कप्स इज़ नन ऑफ 41, 42, 43, 4 भी लिख देता हूँ। तो हमारी जो कप की वैल्यू है इन चारों में से कुछ नहीं है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो कॉन्स्ट कप्स इज इक्वल टू 45 जब था, तब ये इन वैल्यूज़ को मैच नहीं कर रहा है, तो प्रिंट होगा कि इज़ नन ऑफ 4, 41, 42, 43। लेकिन जैसे ही मेरी कप की वैल्यू को मैं 4 कर देता हूँ, आप लोग देखो यहाँ पर आ गया वैल्यू ऑफ कप्स इज़ 4। और जैसे ही मैं इसको 41 करता हूँ तो आप लोग देखो यहाँ पर 41 आ गया, और जैसे ही मैं इसको 42 करता हूँ आप लोग देखो यहाँ पर 42 आ गया, और जैसे ही मैं यहाँ पर 44 करता हूँ यहाँ पर देखो 44 नहीं आया, क्योंकि वो 4, 41, 42 और 43 में से नहीं है, ठीक है। अभी जो मार्कअप मैंने ऊपर डाली थी इसका कोई मतलब नहीं है, मैंने जैसे इसलिए डाली थी ताकि मालूम चल जाए कि हाँ मेरा पेज चल रहा है, मेरा लाइव सर्वर चल रहा है, इसलिए मैंने डाली थी। ओके, अब यहाँ पर ब्रेक का क्या मतलब है, ये क्यों लगा दिया ब्रेक, जबकि हमने इसको यूज़ भी किया कि नहीं किया ये पता नहीं चल रहा है। चलो हटा के देखते हैं ब्रेक क्या होता है। मैंने यहाँ से ब्रेक हटा दिए सारे के सारे, तब क्या होगा, चलो ये भी देख लेते हैं क्या होगा। मैंने ये हटा दिए ब्रेक सारे के सारे यहाँ से। अब ब्रेक अगर आप हटा दोगे तो क्या होगा, तो ब्रेक नहीं लगेगा। अब इस बात का क्या मतलब है, देखो केस 4 है, अगर यहाँ पर मैंने ये से मैच करा दिया इसको, कब से इक्वल टू 4 हो गया, तब क्या होगा, तब होगा क्या कि ये वाली कंडीशन मैच हो जाएगा, ये वाला केस मैच हो जाएगा, वैल्यू ऑफ कब से 4, और उसके बाद के सारे केस रन हो जाएंगे। तो देखो इसके बाद के सारे केसेस को ही रन कर देगा, और ये हमारे स्विच केस की प्रॉपर्टी है कि अगर ब्रेक नहीं किया आपने तो इसके बाद के सारे केसेस रन कर देगा। अब अगर मैं इसको 41 करता तो क्या होता, 41, 42, 43। अगर मैं इसको 42 कर दूं तो 42 के बाद वाले सब रन हो जाएंगे। ये देखो 42, 43, 43 कर दूं अगर, तब देखो यहाँ पर 43 के बाद वाले सारे रन हो गए। और अब समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए ब्रेक लगा लेना, और ब्रेक अगर लगाओगे तो ब्रेक लगेगा, नहीं तो ब्रेक नहीं लगेगा, और सारे के सारे जो केसेस हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो आप लोगों के साथ। सो ये था हमारा स्विच केस स्टेटमेंट गाइस, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ इस बात की। और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी स्विच केस हमारा मैच नहीं हुआ तब आप लोगों का वो रन होता है, ठीक है। तो इफ़ एल्स यूज़ करना है या स्विच केस यूज़ करना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है, और इस सवाल का जवाब ये है कि कुछ भी यूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पता दोनों होनी चाहिए आप लोगों को, बट अगर आप लोगों को पता नहीं है तब आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने आप लोगों को इफ़ एल्स एल्सिफ लैडर के बारे में यहाँ पर बताया किस तरह यूज़ होती है, मैंने कोड कमेंट आउट कर दिया, और आप लोगों को आशा करता हूँ कि इफ़ एल्स और स्विच केस दोनों समझ में आ गए होंगे। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तो नहीं है, बट हाँ कुछ बिगिनर्स को परेशान करती है, मेरे पास सवाल आते हैं इसलिए बता रहा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि आपने कहा कि जो कॉन्स्ट है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, तो आपने कैसे चेंज कर दी है 43 को 44। भाई मैं प्रोग्राम को चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं प्रोग्राम के विद इन मैं यहाँ पर कप्स इज इक्वल टू समथिंग नहीं कर सकता। तो कॉन्स्ट कप्स की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती का मतलब ये नहीं है कि मैं प्रोग्राम के अंदर वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कर सकता, मैं कप्स को 56 नहीं कर सकता, ये देख लो यहाँ पर एरर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो वैल्यूज़ है उनको चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं 47 रखूँ, यहाँ पर अपना नाम लिख दूँ, कुछ भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। सो जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं उनको ओवरराइट विद इन प्रोग्राम नहीं कर सकते, लेकिन प्रोग्राम के अंदर तो कुछ भी टेक्स्ट चेंज कर सकते हो आप, वो तो आपका जो है जन्म सिद्ध अधिकार है, आप यहाँ पर जो मन चाहे चेंज कर सकते हो, लेकिन आप लोग इसको ओवरराइट नहीं कर सकते, बस ये है। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, और ये प्लेलिस्ट को एक्सेस ज़रूर कर लेना, या क्लिक करके बुकमार्क कर लेना, या क्लिक करके इसको सेव कर लेना। उसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना अगर पसंद आ रहा है तो,
और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको परेशान करते हैं जावास्क्रिप्ट में। अगर कोई टॉपिक आपके दिमाग में तो मुझे ज़रूर बताना, हालांकि मैं तो पूरा का पूरा सब कुछ एकदम एंड टू एंड कवर कर ही रहा हूँ। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट अभी तक सेव नहीं करी है और शेयर नहीं करी है अपने दोस्तों के साथ, तो अपने दोस्तों के साथ काइंडली इसको शेयर करो और उनको बताओ कि यहाँ पर एक कोर्स चल रहा है, वेब डेवलपमेंट एंड टू एंड सिखाया जा रहा है। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा जब आप किसी की हेल्प करोगे इस तरह से, और उन लोगों की भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि उन लोगों को भी ये कोर्स देखने को मिल जाएगा। आप लोग के पास अगर व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें इस तरह के लोग जो कि वेब डेवलपमेंट करते हैं या फिर किसी भी तरह वेबसाइट से में इंटरेस्ट रखते हैं, वो सारे लोग हैं जुड़े हुए, तो उनके साथ शेयर करें इस प्लेलिस्ट को। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों के पास फेसबुक ग्रुप है कोई, या कोई ऑफिस का आपके ग्रुप है, या फिर आपके कॉलेज का स्कूल का ग्रुप है, उसमें डाल देना इस लिंक को, बताना कि यहाँ पर एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है, और उन लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।